Assalamu alaikum beta. Welcome back again. Okay, so today we are going to have 24 lecture. I hope you will be fine. You'll be studying well. Okay. ये हमारे चैप्टर 2 का जो लास्ट एक टॉपिक रह गया बेटा. Okay, ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस. ये हमारा लास्ट टॉपिक है. अच्छा, प्रीवियसली हमने बेटा जो चैलेंजेस डिस्कस किए हैं वो हमने सिर्फ दो चैलेंजेस डिस्कस किए हैं. सिर्फ दो चैलेंजेस को हमने डिस्कस किया था. मतलब जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें दो तरह के इश्यूज फेस होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं. सो दो इश्यूज अभी तक हमने डिस्कस किए हैं. एक जो इश्यू हमें डिस्कस किया है वो नॉइस का और दूसरा डिस्टॉर्शन का. आपको पता है कि हमने वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस था क्योंकि उसमें हमने ये दो डिस्कस किए थे. चैप्टर 1 में बल्कि डिस्कस किए थे हमने. चैप्टर 1 में हमें डिस्कस किए थे. अब यहाँ पे आपको उन दो के अलावा और भी काफ़ी कैटेगरी दे रहा है कि कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं. ठीक है. अब जिस तरह से नॉइस तो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. डिस्टॉर्शन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है. मैं इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी गो थ्रू कर लूँगा दोनों को. नॉइस हाँ ऑलरेडी वी हैव गोन थ्रू. उसके बाद फीडबैक इज ऑल्सो प्रॉब्लम डेट वी हैव गोन थ्रू. वर्टिकल याद करें, वर्टिकल कम्युनिकेशन में हम अपवर्ड कम्युनिकेशन में इसको भी हम गो थ्रू कर चुके हैं. ठीक है. अब डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट अभी तक हमने गो थ्रू नहीं किया कि हम जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे डील करना होता है. ये भी एक नेगेटिव सिचुएशन है. फिर कम्युनिकेशन पैटर्न हम गो थ्रू कर चुके हैं लेकिन हम डिफरेंट तरह से गो थ्रू कर चुके हैं तो आपको दोबारा बताने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन पैटर्न किस तरह से की जाती है. फिर डिलीवरिंग नेगेटिव मैसेजेस और इम्प्लाइड मैसेजेस. ठीक है जी. सो इंशाल्लाह हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे वन बाय वन. ओके. सो ये चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 24. ठीक है जी. तो हम 24 लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और जो हमारा टॉपिक है आज का बेटा ओवरकमिंग कम्युनिकेशन चैलेंजेस. ओवरकमिंग कॉमन जो चैलेंजेस होते हैं हमें कॉमन चैलेंजेस. ठीक है जी. तो इसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन गो थ्रू करेंगे. ठीक है. और ये कौन सा टॉपिक है बेटा? ये 3 है. ठीक है. आर यू विद मी? ओके गुड. ओके. सो मैं वर्ड बाय वर्ड गो थ्रू करूंगा एज आई ऑलरेडी गो थ्रू ऑल द टाइम. जी. दिस सेक्शन समराइजेस अ नंबर ऑफ चैलेंजेस कॉमनली फेस्ड व्हेन कम्युनिकेटिंग इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट. यहाँ पे वही बात कर रहा है बेटा कि जब भी हम बिजनेस इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी हम बिजनेस सिचुएशंस में कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना होता है. द सेक्शन बिगिनस बाय रिविजिटिंग नॉइज एंड डिस्टॉर्शन. हम दोबारा से रिविजिट करेंगे नॉइज एंड डिस्टॉर्शन को. देन गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ काउंटरिंग बोथ नॉइज एंड डिस्टॉर्शन. ठीक है. फिर हम ये बताएंगे कि फीडबैक नॉइज और डिस्टॉर्शन को कैसे ख़त्म करता है. तो हम पहले जल्दी से गो थ्रू करेंगे, रिविजिट करेंगे नॉइज क्या होती है, डिस्टॉर्शन क्या होती है, और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि फीडबैक किस तरह से नॉइज और डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट करता है या उसकी इंटेंसिटी को कम करता है. नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, द सेक्शन कंटिन्यूज बाय समराइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट. फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ और कॉन्फ्लिक्ट्स भी गो थ्रू करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स गो थ्रू करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो झगड़े होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मतलब कोई झगड़ा हो जाना, कोई इशू क्रिएट हो जाना, कोई चैलेंज क्रिएट हो जाना ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे. यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट कम्युनिकेशन टैक्टिक्स दैट कैन अप्लाई टू काउंटर कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. पहले तो हम कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशंस को गो थ्रू करेंगे और डेफिनेशन गो थ्रू करने के बाद फिर आपको उसकी रेमेडी भी बताएंगे. रेमेडी भी बताऊंगा. जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले वो आपको बीमारी बताता है कि बीमारी क्या है, क्योंकि पहले बीमारी डायग्नोस करता है, इलनेस डायग्नोस करता है, फिर अब वो क्योरमेंट का बताता है, फिर वो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता है, टेक्निक्स बताता है क्योंकि कि आप कौन सी दवाई खाएंगे तो आपको वो आराम मिलेगा. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पहले मैं आपको इश्यूज बताऊंगा. देखिए, बीइंग अ डॉक्टर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, पहले आपको मैं इश्यूज बताऊंगा कि इश्यूज क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं. सिर्फ चैलेंजेस बताना मकसद नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम्स का बताना मकसद नहीं होता, बल्कि जब आपने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर दी, उसकी निशानदेही कर दी, उसके सॉल्यूशंस का भी बताना होता है. आई होप यू विल बी विद मी. ओके. नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. मैंने कहा था ना, हम पहले पढ़ चुके हैं. पैटर्न्स होते हैं हॉरिजॉन्टल. 3 पैटर्न है हमारे पास बेटा, 3 डायरेक्शन है हमारे पास. एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और तीसरी हमें डायगोनल पड़ी थी. नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग,
हमने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड ही नहीं किया पैटर्न्स को, तो हम कैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं? तो ये कहना चाह रहा है कि नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि वो भी हमारी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। द सेक्शन ऑन कम्युनिकेशन पैटर्न देयरफॉर समराइजेस द कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पैटर्न। इस वजह से हम बिजनेस पैटर्न को दोबारा से थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, एंड द ब्रॉड कंटेंट ऑफ मैसेज कन्वेड व्हेन यूजिंग देम, और कौन से लेवल पे, क्योंकि कौन से पैटर्न में आपने किस तरह का कंटेंट रखना है, हॉरिजॉन्टल में आपने किस तरह का कंटेंट रखना है, वर्टिकल में किस तरह का कंटेंट रखना है, और डायगोनल में आपने किस तरह से बात करनी है, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। द फाइनल टू बिजनेस कम्युनिकेशन चैलेंजेस एड्रेस इन दिस सेक्शन रिलेट टू डिलीवरिंग नेगेटिव मैसेजेस। अब हमने ये दैट्स द बिगेस्ट इशू कि नेगेटिव मैसेजेस को कैसे डिलीवर करना है कि कस्टमर भी अनॉयड ना हो, कस्टमर भी आपसे जो है ना वो ना भागे, और नेगेटिव मैसेज भी डिलीवर हो जाए। हमें कई दफ़ा नेगेटिव मैसेज डिलीवर करने पड़ते हैं, इंशाल्लाह वी स्टडी लेटर ऑन। फॉर एग्जांपल बैड न्यूज़ सच एज अनसक्सेसफुल टेंडर, कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आप कामयाब नहीं हो सके उस बिड को हासिल करने में, या सपोज आप का इंटरव्यू, यू आर नॉट बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, आप हायर नहीं हुए, मतलब देयर आर प्लेंट, या प्राइसेज इंक्रीज कर गई हैं प्रोडक्ट की। सो देयर आर मल्टीपल negative messages that we are supposed to deliver, ठीक है, and dealing with implication in the message, और it is another challenge, implication in the messages, इंशाल्लाह we discuss later on, ठीक है जी। तो ये सारे चैलेंज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमें डिस्कस करना है वो कौन सा है बेटा? जो सबसे पहला है वो कौन सा है बेटा? वो है नॉइस का। अब मैं किस पे हूँ बेटा? आर यू विद मी? नॉइस के, ठीक है, हम पहले इसको गो थ्रू कर चुके हैं, ओके। As defined in a previous chapter, noise is any kind of interference that damage the actual message that is being sent, ठीक है जी। So noise बेटा क्या होता है कि आपको मैंने पहले बताया था कि noise ये होता है कि जहाँ पे मैसेज डिलीवर हो रहा है लेकिन मैसेज 100% डिलीवर नहीं हो रहा ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, ड्यू टू एनी इशू, ओके। द existing of noise can make a message difficult to understand and hence prevent the message being conveyed as intended, ठीक है जी। So जब noise का फैक्टर होता है, देखिए, जब फिजिकल नॉइस का प्रॉब्लम होता है, या साइकोलॉजिकल नॉइस का प्रॉब्लम होता है, या सिमेंटिक नॉइस का प्रॉब्लम होता है, या फिजियोलॉजिकल नॉइस का प्रॉब्लम होता है, हमने 4 नॉइसेस डिस्कस की हैं अभी तक, तो डेफिनेटली फिर मैसेज में प्रॉब्लम आती है। बेशक आपकी नीयत सही है, अगले बंदे की भी नीयत सही है, दोनों फुली इंटेंशन के साथ मैसेज को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, डिलीवर करना चाह रहे हैं, सेंडर फुल इंटेंशन के साथ मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है, और रिसीवर फुल इंटेंशन के साथ उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी बीच में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम के जिस पे आपका कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, ओके। तो ये कहना चाह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉइस कैन मेक अ मैसेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि जब नॉइस का फैक्टर बीच में आ जाता है, जब नॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैसेज को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड हेंस प्रिवेंट द मैसेज बीइंग कन्वेड एज इंटेंडेड। जैसी इंटेंशन होती है, जैसी नीयत होती है, जैसे आपने विश की होती है, जैसे आपने ख्याल किया होता है कि मैसेज ऐसे डिलीवर करूंगा, उस इंटेंसिटी के साथ उस मैसेज को आप डिलीवर नहीं कर पाते। दिस कुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द बिजनेस, ओके। अगर अब आपने एक ख्याल किया है कि मैं कम्युनिकेशन इस तरह से जाके करूंगा, और आप उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली फिर वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, या वो जिस तरह से आप चाह रहे थे कि वो नतीजे कॉन्सिक्वेंसेज जैसे आए बिजनेस के अंदर, वैसे आपको नताइज नहीं मिल पाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द मिस्टेक, जितनी मिस्टेक होगी, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जितना बड़ा नॉइज होगा, इतनी कम्युनिकेशन में उसको डैमेज करेगी और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल, इफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इंटरप्रेटेड एन ऑर्डर फ्रॉम द क्लाइंट एज अ सेल ऑर्डर रादर देन बाय ऑर्डर, ठीक है। अब कस्टमर उसके पास आया, बैंकर के पास, ओके, और ओके उसने कहा कि मुझे बाय करना है, ओके, उसने कुछ बाय करना है बैंक से, ओके, लाइक समथिंग, ओके, बाय ऑर्डर, लेकिन उसने इंटरप्रेट किया एज अ सेल ऑर्डर, देखिए, एज अ सेल ऑर्डर। अब बाइंग एंड सेलिंग, देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। आप कुछ चीज बाय करने जाओ और वो आपको सेल की बात करे, यार ठीक है मैं आप ये से, मतलब वो समझे कि आप सेल करना चाह रहे हो, हालांकि आप तो बाय करना चाह रहे हो, ठीक है। यू गो टू अ शॉप, आप कुछ बाय करना चाह रहे हो, वो समझे कस्टमर मुझे कुछ सेल करने के लिए आया है, तो आप खुद सोचो कि कितनी बड़ी ये हमाकत होगी, ठीक है। और एन ओवरसीज सप्लायर इंटरप्रेटेड अ मैसेज एज बीइंग एन इंस्ट्रक्शन टू डिले डिलीवरी रादर देन स्पीड इट अप, ठीक है, ठीक है। सो एन ओवरसीज सप्लायर, ठीक है। अब ओवरसीज सप्लायर ने समझा ये है, उसको मैसेज, ओवरसीज सप्लायर कौन होता है कि जो आपको फॉरेन कंट्री में सप्लायर्स बैठे, उसने समझा बेटा ये है कि जो उससे जिसने माल मंगवाया, सपोज चाइना से आपने माल मंगवाया और आपने उसको डिले का कहा है कि थोड़ा डिले कर दो, ठीक है, लाइक अभी
I got some problem, so let make it delay like for 1 week or 1 month. और उसने ये समझा कि जल्दी से भेज दो, speed it up. Okay, so that's a problem, beta. Clear, beta? Okay, see. So the term originates from the noise of अच्छा ये term originate कैसे हुई, noise की term originate कैसे हुई, that is very interesting. Okay, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? So the term originates from the noise of interference on a telephone line. बेटा अभी आपको पता है कि गांव वगैरह में, हाँ गांव वगैरह में या रिमोट एरियाज में बेटा, जहाँ पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, अगर वहाँ पे बारिशें हो या ज़्यादा तूफान हो, तो अगर पीटीसीएल लाइन है आपकी, ओके, तो लाइंस में ना शां शां की आवाज़ आना शुरू हो जाती है. शां शां समझते हो ना, मतलब आवाज़ प्रॉपर नहीं आती, क्योंकि वो मतलब जिस तरह से आप कहते हैं हेलो हेलो कौन बात कर रहा है, आपको बीच में शां शां की आवाज़ आ रही, क्योंकि लाइंस आर नॉट प्रॉपर. ओके, तो जिस तरह से पुराने वक्तों में जब रेडियो सुनते थे, ओके, तो जब फ्रीक्वेंसी जो है ना वो प्रॉपर नहीं आ रही होती थी, तो बीच में शां शां की आवाज़ आती थी, इफ़ यू रिमेंबर. okay, if any of you have gone through that, you know, that sort of like radio frequency जो है ना sometime problem create करती है. अब तो खैर इतनी अच्छी frequencies हो गई हैं कि अब तो वो उसको directly tune up कर लेता है, लेकिन पहले directly tune up नहीं करता था, हमें खुद करना पड़ता था. तो उस वक्त ये प्रॉब्लम है. तो term originate from the noise of interference on a telephone line or in the radio message that make the voice of a sender इम्पॉसिबल टू हियर. ठीक है जी. तो इस वजह से, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते थे, कुछ नेचुरल प्रॉब्लम आ जाते थे, तो उस वजह से बीच में शोर आता. जब शोर आता था तो आपको आवाज़ प्रॉपर सुनाई नहीं देती थी. ठीक है, तो दैट्स वेयर द टर्म ऑफ नॉइस वाज ओरिजिनेटेड. इसके साथ बेटा स्टार का साइन लगा लो, समटाइम आस्क्ड बाय द आई कैम कि नॉइस की टर्म कैसे जनरेट हुई थी. ठीक है जी, यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टूड. इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट नॉइस कैन इम्पैक्ट कम्युनिकेशन सेंड ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन. बिजनेस कम्युनिकेशन में, अब बिजनेस कम्युनिकेशन में जो नॉइस का फैक्टर है, क्योंकि आजकल जो मोस्टली कम्युनिकेशन हो रही है बेटा किसके थ्रू हो रही है, ईमेल्स के थ्रू हो रही है, आपको पता है, टेलीफोन्स के थ्रू हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, टेली कम्युनिकेशन हो रही है. आजकल फिजिकल कम्युनिकेशन तो बहुत कम हो रही है, अब तो ऑनलाइन बिजनेस होना शुरू हो गया. आपका Dras.pk है, अमेजोन है, फूड पांडा है, यू नो. अब तो तकरीबन अब जो सिचुएशन कोरोना की वजह से, तो ऑलमोस्ट 90% 95% बिजनेस जो है ना वो स्विच टू हो गए हैं और हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन हो रहे हैं. तो अब जो जितनी भी नॉइजेस हो रही हैं उनका जो मेन सोर्स है वो टेली कम्युनिकेशन लाइन्स हैं. ओके, लाइक इंटरनेट हो गया, द सॉर्ट ऑफ थिंग्स. दिस कुड इम्पैक्ट ईमेल्स डेफिनेटली. अगर आपका नेट ही नहीं सही चल रहा है या आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई है तो आपकी ईमेल नहीं फॉरवर्ड हो सकती. इंटरनेट एंड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन. अब इंटरनेट बेटा कौन सी कम्युनिकेशन होती है? इंटरनेट जी, इंटरनेट की जो कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन होती है, लाइक जो इंटरनेट लिमिटेड होता है अपनी डोमेन में, जो आप पूरी दुनिया में एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेंसिटिव इदारे होते हैं, जिस तरह बैंक्स वगैरह है, आर्मी है, जो सेंसिटिव इदारे हैं वो एम्प्लॉइज़ को एक्सेस नहीं देते टू सेंड इन्फॉर्मेशन आउटसाइड. तो वो इन्फॉर्मेशन विद इन कंपनी तो रह सकती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो रह सकती है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जा सकती. जिस तरह बैंक्स की इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स की होती है, तो वो बाहर ईमेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बड़ी सेंसिटिव है. आर्मी में इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन बड़ी सेंसिटिव होती है, मतलब वो कंट्रोल किया, जो कंट्रोल्ड होती है, जो एक बाउंड्री में सिर्फ होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट. लेकिन इंटरनेट होता है बेटा कि जो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हो. लाइक आप यूट्यूब एक्सेस करते हो, आप लाइक आपको जो मोबाइल के जो आप मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हो, या वो सारा जो है ना वो इंटरनेट है. लाइक आप यू कैन एक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर. लेकिन इंटरनेट में बेटा रिस्ट्रिक्शन होती है. ठीक है, सो as well as telephone communication इसके अंदर आती है. For this reason, controls such as feedback and IT-based control are important to manage the threat of noise and ensure that the message is delivered intact. ठीक है जी, okay. इसलिए बेटा feedback is very important. जब भी noise का फैक्टर हो दोबारा पूछ लो. अगर भी में शांशा हो रही है, शोर की आवाज़ आ रही है, तो मैंने क्या बात की, दोबारा बोलो, मैंने क्या बात की, आपको बात समझ आई? ऐसे होता है ना समटाइम, हाँ जी, आपको बात समझ आई, मैंने क्या बात की. देखिए, सो ये तो दोबारा से पूछना है, पूछना लाजमी होता है आपको. तो आपकी कम्युनिकेशन में बिल्कुल वो प्रॉपर है. जिस आप ईमेल भी करते हो बेटा, किसी को ईमेल करते हो, अब आपको नहीं पता ईमेल डिलीवर हुई कि नहीं हुई, तो उससे स्पेशल लिख दो कि व्हेन यू रिसीव द ईमेल प्लीज एक्नॉलेज इट. दिस इज कॉल्ड द फीडबैक. क्योंकि टेली कम्युनिकेशन में यू आर नॉट फेस टू फेस, आपको नहीं पता कि उसको वो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही. तो जब वो उसको गो थ्रू करे, जब वो उसको रीड करे, तो वो साथ में फीडबैक दे, यस आई गॉट योर कम्युनिकेशन थ्रू टेली कम्युनिकेशन वेज. ठीक है जी. यार IT बेस्ड कंट्रोल, या अपने IT कंट्रोल्स इतने अच्छे करो, लाइक अपना सिस्टम इतना अच्छा करो, अपनी लाइंस इतनी अच्छी करो कि अपनी लाइक
अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो अपने इंटरनेट को इम्प्रूव करो, उसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज करो। अगर टेलीफोन की प्रॉब्लम आ रही है लाइंस की, तो आप लाइंस को ठीक करवा सकते हो, ठीक है, या अपने जो आपकी डिवाइसेज उनको आप ठीक करवा सकते हो। तो ये कहना चाह रहा है कि एक तो उनसे पूछो, फीडबैक लो, और दूसरा आईटी बेस के जो भी आप उसमें डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आपको असिस्ट कर रही है, वो उसको आप प्रॉपर तरीके से ओके उसको मतलब उसको अरेंज करके आगे चलो जी, ठीक है। सो आई एम डन विद द नॉइज। द नेक्स्ट इज द डिस्टॉर्शन। बेटा नेक्स्ट का टॉपिक आएगा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन जी, डिस्टॉर्शन जी जी। एज यू सॉ द प्रीवियस चैप्टर 1 में हम इसको गो थ्रू कर चुके हैं। ओके, डिस्टॉर्शन इज स्लाइटली डिफरेंट टू नॉइज। Distortion is slightly different to noise in that with distortion, while the message delivered intact, the problem lies either in that it is misinterpreted by the receiver or the sender didn't actually transmit the message they thought they were transmitting। ठीक है जी। अच्छा, distortion में everything is going fantastically well, sender भी ओके है, रिसीवर भी ओके है, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस भी ओके हैं, सब कुछ ओके है। लाइक आपको ये वीडियो मिल रही है, मैं भी आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, सब कुछ ओके चल रहा है। एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड, एवरीथिंग इज फाइन एट माई एंड supposedly। okay, normally ऐसा होता नहीं है because we are humans, sometimes you get some health issues, sometimes you get some other family issues, financial issues, sometimes I used to get, so कुछ problems हो जाती हैं, लेकिन supposedly both sides have no issue। देखिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आपने मैसेज डिलीवर किया तो अब उसने जो उसको समझना है वो उसने अपने दिमाग के, उसके अपने ख्यालात के हिसाब से उसने अंडरस्टैंड करना है। इंटरप्रिटेशन बेटा अंडरस्टैंडिंग होती है कि एज इट इज़ ही, जैसे एज इट इज़ ही आप उसके मैसेज को अंडरस्टैंड करते हो। जैसे इंटरप्रिटेशन होती है कि आप पहले उसको अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसको अपनी एक्सपीरियंस के साथ अटैच करते हो, अपने जैसा आपके प्रीवियसली आपकी ज़िंदगी में हो चुका होता है, आप वो भी चीज़ें बीच में लेकर आते हो, अपना कल्चर बीच में लेके आते हो, अपना मज़हब बीच में लेके आते हो, अपनी ज़ात पात को इन्वॉल्व कर देते हो, और उन सब चीज़ों को मिक्सअप करके उसका आप एक नतीजा अखज़ करते हो। वो जो नतीजा अखज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो मिस, जिसके साथ भी मिस का वर्ड आकर समझो कि नेगेटिव बात हो रही है, तो आपने उसको जो इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से, जो आपने उसका नतीजा निकाला वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकला एज कम्पेयर टू व्हाट द सेंडर इज ट्राइंग टू से। तो दैट इज कॉल्ड, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और ये बेटा दोनों साइड पे हो सकता है। हम अभी तक आप ये समझे कि ये शायद रिसीवर के एंड पे प्रॉब्लम है, ये शायद लिसनर के एंड पे प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंडर भी ओके वो ऑडियंस को प्रॉपर्ली जज नहीं कर पाता कि ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके मुताबिक मैसेज डिलीवर नहीं कर पाता। होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जिस तरह से अब आप सीए में आए हो तो कई ऐसे बच्चे हैं कि जो कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन वो क्योंकि माँ बाप की उनकी ख्वाहिश है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो आप उनकी ख्वाहिश फुलफिल करने के चक्कर में आप सीए कर रहे हो। तो अब यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे वो मिस इंटरप्रेट कर गए कि आपको जो चाहिए था वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। तो जो डिस्टॉर्शन होती है बेटा वो दोनों एंड पे होती है। वो बायर के एंड पे, वो बायर के एंड पे भी हो सकती है, सेलर के एंड पे भी हो सकती है, वो रिसीवर के एंड पे भी हो सकती है और सेंडर के एंड पे भी हो सकती है, वो लिसनर के एंड पे भी हो सकती है और स्पीकर के एंड पे भी हो सकती है, वो राइटर के एंड पे भी हो सकती है और रीडर के एंड पे भी हो सकती है। अंडरस्टैंड जी? सो ये दोनों साइड की एक गेम है। ओके, कभी एक साइड जो है ना वो कुछ और अंडरस्टैंड कर जाती है, कभी दूसरी साइड कुछ और अंडरस्टैंड कर जाती है। दिस इज अ मीनिंग ऑफ द डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब आगे बेटा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, अ मैसेज माइट बी unclear because a sender has failed to make the message clear enough। पहला तो यह है कि मतलब सेंडर ही मैसेज को प्रॉपर्ली, सब कुछ ओके था लेकिन सेंडर उसको प्रॉपर डिलीवर नहीं कर सका, उसको उस तरह से समझा नहीं सका, वो उस तरह से उसको नरेट नहीं कर सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका, या उसके पास इतना नॉलेज नहीं था उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। दे मे हैव मेड अ मिस्टेक इन क्रिएटिंग द मैसेज आर एज्यूमिंग सर्टेन फैक्ट्स। ओके, दे मे हैव मेड अ मिस्टेक इन क्रिएटिंग, उसने मैसेज को जनरेट करने में कोई मिस्टेक कर दी, जिस तरह उसको कहना चाहिए, जिस तरह उसको बताना चाहिए उसका वो बता नहीं सका। और अज्यूम सर्टेन फैक्ट्स about which the recipient may make different assumptions, या उसने वो अज्यूम कर लिया कि यार ऑडियंस मेरी इस तरह की है और मुझे इस तरह से मैसेज डिलीवर करना चाहिए, और उसने अज्यूम गलत कर लिया। होता है सम टाइम के हम
ऑडियंस को गलत जज कर जाते हैं, हम लिसनर को गलत जज कर जाते हैं। लिसनर किसी और माइंडसेट से बैठा होता है तो हम किसी और माइंडसेट को पढ़ा रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं। होता है टीचर भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कर जाते हैं कि आज जो स्टूडेंट है वो किसी और माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है, देखिए आज उसको जैसे कल समझाया था आज वैसे नहीं समझा सकते, आज डिफरेंट वे में समझाना है। वो जो डिफरेंट वे में समझाना है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ओके। So consider where an Alaskan supplier of construction equipment assumes that cold refers to temperature below minus 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अलास्कन सप्लायर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बेटा अलास्कन जा रहे जहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, आपको पता ही है, वो जो अटलांटिक एरिया है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। अब उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट जो ना वो सप्लाई करने हैं, ओके सपोज पाकिस्तान में सप्लाई करने हैं। अब वहाँ पे जो घर बनते हैं उनका डिफरेंट बनते हैं। अब उनके हिसाब से जो कोल्डनेस स्टार्ट होती है ओके जब टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान में शायद ही कभी शायद किसी शहर में होता हो लेकिन मोस्टली -10, शायद मरी में होता हो लेकिन -10 इज़ टू मच ओके। अब यहाँ पे तो बेटा अगर 20 से टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाए तो हमारे तो कंबल निकलना शुरू हो जाते हैं, हमारे तो वो वी स्टार्ट फीलिंग द कोल्डनेस बिकॉज हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, बेस्ट टेम्परेचर वी हैव ओके जो 30 रहता है, 30, 35, 25 नॉर्मल टेम्परेचर, दैट्स अ वेरी गुड टेम्परेचर। लेकिन जो बहुत ठंडे एरियाज हैं उनके जो कोल्डनेस स्टार्ट होती है -10, 0 तो कहते हैं इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, अभी तो ठंड ही नहीं है। जब वहाँ पे 0 टेम्परेचर होता है दे फील लाइक इट्स अ वेरी गुड वेदर फॉर देम, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, कस्टमर्स बेस इन द ट्रॉपिकल माइट होवर अज्यूम दैट टेम्परेचर बिलो +70 आर, जिस तरह हमारा जो एरिया वो ट्रॉपिकल है और जब हमारा जो है ना वो +17 मतलब जब 7 आर कोल्ड देखिए, जब हमारा 17 से कम होता है, जब हमारा 17 से कम होगा तो हम समझेंगे जी कि अब यहाँ पे कोल्डनेस स्टार्ट होगी है, लाहौर में कोल्डनेस स्टार्ट हो गई है ओके या कराची में कोल्डनेस स्टार्ट हो गई है ओके। लेकिन उनके यहाँ -10, अब किस हद तक, अब देखो डिफरेंट है ना लोकेशन वाइज। अब वहाँ का पर्सन अगर अलास्कियन सिटी का पर्सन अगर यहाँ पे आएगा तो वो अब यहाँ पे अगर 10 मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर है तो हम तो कोल्डनेस कहेंगे, लेकिन वो कहेगा ओह इट्स सो सच अ हॉट वेदर। तो ये कहना चाह रहा है कि अब अगर अलास्कन सिटी का पर्सन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कोल्डनेस को तो उसको यहाँ के हिसाब से एक्सप्लेन करना है, और अगर पाकिस्तानी अलास्कन सिटी में किसी जाके ओके किसी कंट्री में जाके सिटी में जाके वो एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको वहाँ के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। अब बेटा गल क्लियर हुई? तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे Another reason for distortion is that the receiver of the message doesn't understand the message from the sender, ठीक है। अब दूसरी जो होती है कि सेंडर ने मैसेज तो सही डिलीवर कर दिया लेकिन रिसीवर उसको वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर सका, पॉसिबल बिकॉज इट इज़ टू टेक्निकल और कम्प्लेक्स। वो बेचारा वो जो मैसेज था वो उसके सर के ऊपर से गुजर गया, बहुत कम्प्लेक्स था, बहुत टेक्निकल था। कई दफ़ा ऐसा होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके ऊपर से गुजर लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको आपके लेवल पे आके टीच करूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें जिन्हें आप क्यों हम गो थ्रू कर रहे हैं तो उसमें कई ऐसी चीज़ें होगी कि शायद आपको बार गो थ्रू करके आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो। दिस कैन बी कॉमन व्हेन अनफेमिलियर जार्गन इज यूज्ड। तो ये तब प्रॉब्लम आती है कि जब हम ऐसे जार्गन का इस्तेमाल करें, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें कि जो कॉमन नहीं है, जो टेक्निकल है, जो फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, और जो भी आप फर्स्ट टाइम सुनते हो वो फर्स्ट टाइम आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। द थर्ड बुलेट पॉइंट, अ मैसेज माइट बी इग्नोर्ड simply because the receiver doesn't believe in it and think that the sender might have got it wrong, ठीक है जी। अब सेंडर भी बात सही कर रहा है और रिसीवर को बात समझ में आ गई है, लेकिन वो कह रहा है क्योंकि ये इसका मज़हब डिफरेंट है, इसकी ज़ात डिफरेंट है, इसका प्रोफेशन डिफरेंट है या इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो ये बात यकीनन गलत कर रहा है या ये बात वैसे नहीं कर रहा जैसे मुझे चाहिए। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस कैटेगरी में ज़्यादा फॉल कर रहे होते हैं क्योंकि हम तासुब कर रहे होते हैं। हमें अपने ख्यालात से बड़ी मोहब्बत है, हम अपने ही ख्यालात को उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम अपनी चीज़ों को, आपको पता है ना, हम ईगो बेस्ड हैं, नफ्स बेस्ड हैं, तो हम समझते हैं कि जो हम हैं ओके। दूसरों की बात को हम इतना मैटर नहीं करते। सपोज आप मुसलमान हैं, आगे जो है वो क्रिश्चियन है या हिंदू हैं, या आप हिंदू हैं आगे मुसलमान हैं, तो होता है फॉरेन कंट्रीज में बहुत होता है। तो हम सबसे पहले जो जज करते हैं वो जज करते हैं उसका मज़हब क्या है, हालांकि बात वो सही कर रहा होगा, उसका मज़हब डिफरेंट, तो वी से नो, वी डोंट एक्सेप्ट दिस थिंग ओके। तो ये कहना चाह रहा है कि द थर्ड प्रॉब्लम इज़ कि where the receiver
बिलीव इट एंड थिंक दैट द सेंडर मस्ट हैव गॉट इट, उसने उसको गलत ले लिया है, क्योंकि सेंडर इसको गलत ले रहा है, क्योंकि सेंडर का उसका उसका प्रोफेशन डिफरेंट है, या उसका मजहब डिफरेंट है, या उसकी ज़ात डिफरेंट है, या उसका इलाका डिफरेंट है, यू नो। तो आर इज़ डेलिबरेटली ट्राइंग टू टेल एन अनट्रूथ। तो हम मोस्ट ऑफ बताइए पाकिस्तान में बेटा ये पॉलिटिशियंस के हिसाब से होता है। अब जब भी पॉलिटिशियन कोई बात करता है तो शायद वो बात सही भी कर रहे हो, कोई भी पॉलिटिशियन शायद वो बात सही भी कर रहे हो, हमेशा बात तो गलत नहीं कर सकते ना, और सही भी कर रहे हो तो हम समझेंगे यार वो गलत बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक मतलब स्टीरियोटाइप सोसाइटी हो गया ना कि पॉलिटिशियन ऑलवेज स्पीक लाई। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वी थिंक्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि यार वो बंदा जो बात कर रहा है, क्योंकि मैंने से सुना हुआ है कि यार ये बंदे सही नहीं होते, तो वो यकीनन कोई बात गलत कर रहा है। जी बेटा ओके हो गया यहाँ तक। सो मैं सेकंड को भी फिनिश कर चुका हूँ, डिस्टॉर्शन को। अब मैं थर्ड पे जा रहा हूँ बेटा, और जो थर्ड है बेटा वो है रिडंडेंसी। कौन सा बेटा? रिडंडेंसी। बेटा आर यू विद मी? प्लीज विद मी, आर यू विद मी? आगे पीछे कहीं नहीं जाना, प्लीज विद मी, ओके जी। सो रिडंडेंसी, सॉरी बेटा थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड दे दूं कि जब भी मैसेज, अब डिस्टॉर्शन है या नॉइज है, ठीक है, दोनों में, क्योंकि अब मैसेज को हमने कंफर्म करना है, यार मैसेज किसी तरह से पहुंच जाए, मैसेज किसी तरह से डिलीवर हो जाए, मैसेज किसी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए, मैसेज उस तरह से अंडरस्टैंड हो कि जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपको मैसेज ना कई दफ़ा रिपीट करना पड़ता है। रिपीट, जैसे बताया था ना कि आप जब नॉइज होती है तो आप मैसेज रिपीट करते हो, इस तरह डिस्टॉर्शन में भी एक दफ़ा से शायद जो स्टूडेंट है या लिसनर है वो उसको गलत मतलब में ले जाए, या उसका वो उस तरह अंडरस्टैंड ना कर सके जैसे आपको सेंडर या टीचर समझाना चाह रहा है, तो उसको बार बार रिपीट। इसलिए आपकी बुक में एक ही कॉन्सेप्ट, अब डिस्टॉर्शन आप देखो 2 दफ़ा सेकंड टाइम आ रहा है, आगे भी शायद दोबारा आएगा डिस्टॉर्शन, ओके। सो ये कहना चाह रहा है कि जब आप एक कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करोगे, हम कुरान बार बार क्यों पढ़ते हैं बेटा, नमाज बार बार क्यों पढ़ते हैं? एक दफ़ा पढ़ ली बस सही है, क्योंकि जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आप फर्स्ट टाइम जब मिस इंटरप्रिटेशन, बार बार पढ़ने का मकसद यह है कि आप जो है ना उसको अंडरस्टैंड करें, क्रक्स को अंडरस्टैंड करें, मेन मैसेज को अंडरस्टैंड करें। बेटा ये ओके हो गया। तो रिडेंडेंसी होता है मैसेज को बार बार डिलीवर करना, उसको इतनी दफ़ा डिलीवर कर दो कि जब तक उसको वो ज़हन नशीन ना हो जाए, जब तक उसको उस तरह से अंडरस्टैंड ना हो जिस तरह आप अंडरस्टैंड कराना चाह रहे हो, जिस तरह आपकी मंशा है, जिस तरह आपकी विश है, जैसे आप की अंडरस्टैंडिंग है, सेंडर की अंडरस्टैंडिंग है, उस तरह से जब तक रिसीवर अंडरस्टैंड ना कर जाए, क्योंकि उस वक्त तक उसको रिपीट करो। सो वन टैक्टिक फॉर डीलिंग विद डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम कैन बी टू एड्रेस रिडंडेंसी, ठीक है, इसके थ्रू हम इस मसले को हल कर सकते हैं, ठीक है। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन दैट इज रिपीटेड, ओके, दैट इज रिपीटेड। हाँ जी, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो रिपीटेड इंफॉर्मेशन होती है, बार बार रिपीट की जाती है, ओके जी। टिपिकली रिपीटेड इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरली एंड एक्चुअली सर्व टू अंडरमाइन द अंडरलाइंग मैसेज। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा, ओके, अगर हम बार बार एक मैसेज को डिलीवर करूंगा, अगर बार बार मैं आपको डिस्टॉर्शन समझाऊंगा, बार बार नॉइज समझाऊंगा, आप बोलेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, तो बार बार मैसेज समझाई जा रहा हूँ। तो कहना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एक बात को बार बार करने वाले हो तो अगला बंदा अनाइड हो जाएगा, इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है अंडरमाइन द अंडरलाइंग में, उसको अंडरमाइन कर देगा। वंस प्रोवाइडेड देयर शुड बी वंस प्रोवाइडेड देयर शुड बी नो नीड टू गिव इट अगेन। एक दफ़ा अगर आपने डिलीवर कर दिया, एक दफ़ा अगर आपने डिलीवर कर दिया बेटा मैसेज, ओके, तो उसको दोबारा डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। गल समझ आई बेटा? एक दफ़ा मैसेज डिलीवर कर दिया, एक दफ़ा आपको समझा दिया, अगर आपको समझ आ गई, अगर आपको बेटा बात समझ में आ गई, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एक दफ़ा समझाने से, क्योंकि आप अगर आप समझते हो, आप सेंडर को बता दो आई अंडरस्टूड, ताकि सेंडर आगे मूव करे। अब मेरी बेटा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे दोबारा भी जब पढ़ाना है तो मुझे ऐसे ही पढ़ाना है जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। अगर तो आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन दे के अंडरस्टैंड कर लेता कि आपको कितना अंडरस्टैंड, आप कहते साहब मैं अंडरस्टैंड है। अब यहाँ तो मुझे नहीं पता आपको कितना अंडरस्टैंड है, तो अगेन एंड अगेन आई हैव टू गो थ्रू फ्रॉम द स्क्रैच टू अंडरस्टैंड यू द सेम टॉपिक। तो ये कहना चाह रहा हूँ, उसको बार बार रिपीट करने से, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड द मैसेज वेरी वेल। टिपिकली रिपीटेड इंफॉर्मेशन अननेसेसरली, ये तो हम गो थ्रू कर चुके हैं बेटा।
इसका सेकंड पैराग्राफ है, दैट सेड देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन रिडंडेंसी एक्चुअली सर्व्स टू इंप्रूव द effectiveness ऑफ मैसेज फॉर एग्जांपल इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी। अब एडवर्टाइजमेंट में आप देखो कि आपको बार बार एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। अगर वो मल्टीफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट देखो, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। वो डिंग डोंग की जो एग्जांपल है, और डिंग डोंग की एडवर्टाइजमेंट हम बचपन से हम देखते आ रहे हैं। आप देखो कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार क्यों दिखाई जाती है। आप अगर अगर आप एक मतलब एक ड्रामा गो थ्रू करें 1 घंटे में, तो एक एडवर्टाइजमेंट शायद आपको 10 दफ़ा दिखाई जाए। क्यों दिखाई जाए? अब ब्रेन वॉशिंग के लिए, क्योंकि जब बार बार एक दफ़ा एडवर्टाइजमेंट का, तो यार क्या है यार ये, इसकी क्या मतलब, आप उसको इतना रिलाई नहीं करते, उस पर इतना एक्शन परफॉर्म। लेकिन एक चीज़ जब बार बार आपको दिखाई जाती है, बार बार सुनाई जाती है, तो आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, या आप जो है ना वो मतलब आपका माइंड वो कंट्रोल करने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट में बेटा ये काम किया जाता है। यू हैव टू बी केयरफुल कि जो बार बार एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई जा रही है, इट कुड हैव सम अदर इम्पैक्ट अपॉन योर अंडरस्टैंड जी। आई होप यू अंडरस्टूड कि एक ही मैसेज को बार बार डिलीवर करने से, एक ही मैसेज को बार बार रिपीट करने से, अगर वो मैसेज कम्प्लेक्स है, अगर वो मैसेज टेक्निकल है, तो वो उसको फिर अंडरस्टैंड करने में ज़रा बेहतरी होती है, ज़रा आसानी होती है। ठीक है बेटा। सो आई एम डन विद दिस एज वेल। Okay ji. So the next is beta, the next topic is attitude of the recipient of information. The attitude of recipient of इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब बेटा मैं इस टॉपिक के ऊपर हूँ। अब जब मैसेज डिलीवर करना होता है, तो सेंडर तो अपनी पूरी इंटेंशन के साथ मैसेज बेटा डिलीवर कर रहा होता है। इसमें तो कोई मतलब नहीं है कि जब सेंडर जो कोशिश कर रहा होता है कि किस तरह से आपको मैसेज, जिस तरह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि किस तरह से आपको मैं ये इफेक्टिव वे में सारा ये डिलीवर कर दूँ, आपको एक एक वर्ड समझा दूँ कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझा दूँ कि यहाँ पे वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम रेसिपिएंट जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, वो इतना सीरियस नहीं होते। ठीक है। जैसे टीचर आप टीचर देखें, टीचर तो अपने मकसद में हमेशा सीरियस ही होते हैं। जितने भी टीचर आपको अभी तक पढ़ा चुके हैं या अभी जो पढ़ा रहे हैं, दे आर वेल डिटर्मिन्ड विद देयर फील्ड। वो बड़ी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन आपके एंड पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो वीकनेसेस, या आप इतने सीरियस नहीं होते। तो ये इसमें जो मेन कंसर्न है वो रेसिपिएंट का है। सो एटीट्यूड ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन जी। सम कम्युनिकेशन मॉडल कंसिडर इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब हमने ये मॉडल भी देखना होगा, उस मॉडल को भी जज करना होगा कि जिस मॉडल के थ्रू रिसीवर अपने नॉलेज को अप्लाई करता है, अपने बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी, उस मॉडल को भी देखना होगा कि वो किस इंटेंशन के साथ बैठा हुआ है, वो क्या बिहेवियर क्या शो कर रहा है, वो क्या फीडबैक आपको दे रहा है, वो ऑलरेडी किस नॉलेज के साथ आया हुआ है। ठीक है। ये कदरे आसान हो जाता है जज करना जब आप फेस टू फेस होते हैं, क्योंकि हम ओरिएंटेशन लेते हैं और हम मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स का पता होता है कि उनका लेवल क्या है, वो कौन से बैकग्राउंड के साथ आए हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, किस तरह से वो सोचते हैं। तो फेस टू फेस में ये चीज़ें काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हो जाती हैं, इतना इशू नहीं होता। A message might fail to prompt the intended response in any of the following situation. अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन आएगी तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो मुतवक्को रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम तवक्को कर रहे हैं, वो मुतवक्को रिजल्ट ही मिलेगा जो तवक्को की जा रही है। क्यों? द रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज वाज नॉट पेइंग प्रॉपर, वो अटेंशन नहीं पे कर रहा भाई, वो क्लास में ही नहीं है। ओके, लाइक यू आर लिसनिंग टू मी बट यू नॉट लिसनिंग टू मी। होता है समटाइम कि आप देख तो रहे होते हो, ओके, आप आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हो, लेकिन आपका माइंड कहीं और होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप जैसे क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो जी सर, यस सर, लेकिन दिमाग कहीं और होता है, क्योंकि वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना लाजमी नहीं है, सिर्फ देखना लाजमी नहीं है, बल्कि आपके कान भी खुले होने चाहिए और कान के साथ आपका दिमाग भी खुला होना चाहिए। मतलब वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे होते
सुन तो रहे होते हैं लेकिन अटेंशन उनकी प्रॉपर नहीं होती। द रेसिपिएंट डजंट हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड, या बेचारे का वो बैकग्राउंड ही नहीं है, बेचारे का वो क्रेडेंशियल्स ही नहीं है, बेचारे का वो नॉलेज ही नहीं है कि उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब आप 5वीं क्लास के बच्चे को आप सीए कराना शुरू करें तो ही और शी कांट अंडरस्टैंड। कैन दे अंडरस्टैंड? नो, क्योंकि उनको वो बैकग्राउंड नहीं है। अब आपका बैकग्राउंड है क्योंकि आपने एफएससी किया, आपने इंटरमीडिएट किया है, आपने कैम्ब्रिज किया है, सो यू हैव द बैकग्राउंड, आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी है। लेकिन तो वो लेवल भी देखना होता है उनको, किस बैकग्राउंड के साथ आए हैं, उस बैकग्राउंड के साथ मैच करके फिर आपने आई कम्युनिकेशन करनी होती है। ये कहना चाह रहा है कि वो बेचारों का वो पुअर बैकग्राउंड है या वो उस बैकग्राउंड के साथ नहीं है। द रिसिपिएंट हैज अ पर्सनल डिसलाइक ऑफ द सेंडर आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंडर। ठीक है, अब वो सेंडर को डिसलाइक करता है किसी भी वजह से। ये रिसर्च चाहिए बेटा कि आउट ऑफ 100 पीपल 30% पीपल नेचुरली अगेंस्ट यू। ठीक है जी, आपको जितनी भी आपकी जिंदगी में लोग आपको मिलेंगे 30%, इवन योर फैमिली, इवन इन योर वर्क प्लेस, 30% पीपल नेचुरली अगेंस्ट यू, वो आपके अगेंस्ट है। 30% पीपल, 70% विद यूज, वो आपके अगेंस्ट है। आप खुद आपको समझ नहीं आएगी वो आपके अगेंस्ट क्यों है। आपके खिलाफ बातें कर रहे होंगे, आपके खिलाफ बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, लेग पुलिंग कर रहे होंगे, पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, बट यू विल बी स्ट्रेस डिप्रेस कि यार व्हाई दे आर बिहेविंग दिस टू मी। ओके, तो ये नेचुरल फिनोमेना है। आपने उन 30% पे फोकस नहीं करना, आपने भी अपनी एनर्जी वेस्ट। हम क्या करते हैं कि हम उन 30% पे सारी एनर्जी लगाना शुरू कर देते हैं और 70% जो हमारे खैर ख्वाह होते हैं, जो हमारे लिए अच्छाई का वो रखते हैं, दे हैव अ गुड बिहेवियर टुवर्ड अस। ओके, तो उनकी तरफ हमारी इंटेंशन कम हो जाती है, बजाय उनसे हम अपने रवाबत को इंक्रीज करने की हम अपनी सारी एनर्जी उन पे लगा रहे होते हैं जो 30% होते हैं। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो ये कहना चाह रहा है कि रिसिपिएंट हैज अ पर्सनल डिसलाइक ऑफ अ सेंडर। देखिए, जो रिसीवर है, जरूर मैं हर बंदे को खुश नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, हर पर्सन को मैं खुश नहीं कर सकता दुनिया में, हर पर्सन को खुश नहीं किया जा सकता, हर स्टूडेंट को भी हैप्पी नहीं किया जा सकता। आपका काम है कि अपने नेचुरल वे में रह के आप जितना अपनी पूरी एफर्ट लगा के आप डिलीवर कर दें। बाकी वो अगर अल्लाह पाक ने उसको समझाना हुआ समझा देंगे, अगर उसको किसी और से समझना है तो किसी और से वो समझ लेगा। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये कहना चाह रहा है कि रिसिपिएंट हैज अ पर्सनल डिसलाइक, वो डिसलाइक करता है सेंडर को, और इस कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंडर, या उसको झगड़ा हो गया सेंडर के साथ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, ऐसे ही है ना बेटा। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहते हैं। ओके, तो या तो उसका झगड़ा हो गया सेंडर से, या उसको वैसे ही डिसलाइक करता है, तो दोनों केसेस में मैसेज अंडरस्टैंड नहीं करेगा। द रेसिपिएंट रिसीव द मैसेज देन फॉरगेट इट। इल्ला माशाल्लाह बेटा, आजकल हमारी जो मेमोरीज है, हमें ये नहीं पता होता कल हमने क्या खाया है, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ रही है, सोशल मीडिया में इतना इस्तेमाल करते हैं कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पा रहे, तो हम जल्दी भूल जाते हैं। तो आप मैसेज दो, आप इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हो, लेकिन आपकी मेमोरी वीक है, लेकिन एंड यू फॉरगेट वेरी क्विकली कि आफ्टर सम टाइम, तो वो भी फिर बात वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। अब मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप इसको रिपीट नहीं करोगे तो यू विल फॉरगेट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू रियली रिमेंबर इट, यू हैव टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन। तो ये एटीट्यूड था बेटा। अब इसके बाद है बेटा फीडबैक। द नेक्स्ट टॉपिक इज फीडबैक। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है मेरा, प्लीज एक्सक्यूज मी। जी, सो द फीडबैक, yes, so the next topic is the feedback. Sorry, next topic is the feedback. Yes, इसके साथ करना है। फीडबैक, ठीक है जी, हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको बताएगा कि अगेन बताएगा कि वहाँ पर सिर्फ ये पढ़ा था कि फीडबैक होता क्या है। यहाँ पर हमें ये भी बता रहे हैं कि हम फीडबैक को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे, कि हमने जो पहले सब डेफिनेशनें पढ़ी थी, और यहाँ पे वो आपको साथ क्योरमेंट भी बता रहा है कि आप उन चीज़ों को कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। So, as briefly mentioned earlier, feedback involves the recipient of a message confirming that with the sender of the information that they have received the message and also checking that they have understood the message correctly. ठीक है जी। तो फीडबैक यही होता है कि रिसीवर कंफर्म करता है आई रिसीव द मैसेज। सिर्फ रिसीव करना, मैंने लास्ट टाइम बेटा बताया था कि सिर्फ रिसीव करना इज अ हाफ फीडबैक। रिसीव करने के बाद आपने ये भी बताना होता है कि यस आई अंडरस्टूड, ओके, आई अंडरस्टूड द वे यू वांट टू इंटरप्रेट इट, सो दैट इज कॉल्ड द रियल फीडबैक। अंडरस्टैंड बेटा? तो सिर्फ मैसेज को रिसीव करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप मेरा मैसेज रिसीव कर रहे हो, आपको वीडियोस मिल रही हैं, तो सिर्फ ये दिस इज नॉट अ फीडबैक।
आपका मैसेज जब रिसीव हो जाए उसको अंडरस्टैंड करना इज अ रियल फीडबैक। अंडरस्टैंड बेटा? सो द सेंडर ऑफ अ मैसेज इज एबल टू कंफर्म दैट द रेसिपिएंट हैज अंडरस्टूड द मैसेज प्रॉपर्ली। ठीक है, जो सेंडर ऑफ द मैसेज एबल टू कंफर्म, फिर वो दोबारा कंफर्म करता है, जिस तरह आप पहले रिसीव किया, फिर आपने अंडरस्टैंड किया। अब मुझे तो नहीं पता कि आपने मैसेज कितना अंडरस्टैंड किया, मेरे मैसेज को आपने कितना कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे अंडरस्टैंड किया। तो दोबारा आई एम सपोज टू टेक द फीडबैक फ्रॉम यू। दोबारा आई वांट टू आस्क यू, प्लीज लेट मी नो दैट हाउ मच यू अंडरस्टूड। ठीक है जी। सो द सेंडर ऑफ द मैसेज इज एबल टू कंफर्म दैट द रिसीपिएंट हैज अंडरस्टूड द मैसेज प्रॉपर्ली और कैन ट्राई टू करेक्ट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। और सेंडर जो है ना फीडबैक के बाद फिर उसको करेक्ट करता है, क्योंकि उसमें जो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। ओके बेटा, फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि सेंडर भी, उसको भी इंप्रूवमेंट चाहिए होती है। नो पर्सन इज परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट ऑन दिस सर्च। फीडबैक बताता है, फीडबैक बताता है। अब जो फिजिकल क्लास होती है बेटा, वहाँ पे फीडबैक बड़ा इफेक्टिव होता है। वो फीडबैक बता रहा होता है कि अभी लेक्चर कैसे कन्वर्ट करना है, अभी यहाँ पे मूड कैसा रखना है, अभी यहाँ पे टोन कैसे रखनी है। लेकिन यहाँ पे इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू मोल्ड अकॉर्डिंग टू यू। ये कहना चाह रहा है कि जो रियल फीडबैक होता है, ऑडियंस आपके सामने होती है और ऑडियंस के मुताबिक आप क्विकली वर्ड्स को चेंज कर रहे होते हो, टोन को चेंज कर रहे होते हो, बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर रहे होते हो, लहजे को चेंज कर रहे होते हो, मूड को चेंज कर रहे होते हो। तो ये बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट होता है व्हेन वी आर गोना हैव द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस प्रोसेस दैट इट इज पॉसिबल टू लुक एट द कॉजेज फॉर sorry, the value of this process is that it is possible to look at the causes for ineffective communication by looking at each element in the communication। जी, यही कहना चाह रहा है कि जब हम फीडबैक लेते हैं तो हम ने फिर उसको इंप्रूव करने के लिए एक सोर्स होता है कि कम्युनिकेशन जो इनइफेक्टिव हुई उसको इंप्रूव कैसे किया जाए। एक बात याद रखना बेटा, दुनिया में कोई शख्स 100% कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। हाँ, वी आर नॉट मेड फॉर 100% एंड ट्राई नेवर टू रश टूवर्ड्स 100%। ठीक है, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। हमारा काम है डेली बेसिस पे इंप्रूव करना। देखिए, इंप्रूव करना, मोमेंट का आज जो है उसका टुडे उसके कल से बेहतर होता है जो उसका माजी गुजर गया। ठीक है जी। ओके, सो आपने डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करना है एट योर लेवल बेस्ट, एट योर लेवल बेस्ट। कभी 100% की कोशिश भी ना करना। आज का नया फिनोमेना शुरू हो गया, टू बिकम लाइक 100%। यू कैन नेवर बी 100%, नो पर्सन कैन बी 100। सो जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह पाक ने 100% बनाए हैं, इंसान कैन नेवर बी 100%। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी मतलब हम वो चीज़ें देखें कि जो कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव कर रही हैं, जो हमारी ज़िंदगी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, फिर उनको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें। और थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह ओके आपको यू गेट मच इम्प्रूवमेंट इन द लॉन्ग रन। जी आगे बेटा, जो शॉर्ट सी वी गो थ्रू द एग्जाम्पल। बीना, अ मैनेजर सेंड एन ईमेल टू सबीन। ठीक है, बीना ने सबीन को ईमेल की। वन ऑफ आवर टीम, उसकी एक टीम मेंबर थी। इन द ईमेल बीना इंक्लूडेड सम कंपनी इंफॉर्मेशन फॉर जंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। उस ईमेल में बीना ने, क्योंकि ईमेल की है सबीन को, तो बीना ने कुछ जंग कॉर्पोरेशन की उसमें इंफॉर्मेशन दे दी है कंपनी की। एंड आज सबीन टू कैरी आउट अ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसको कहा है कि उसका प्रॉफिट का एनालिसिस करो। ओके, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, कि इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करो। अनफॉर्चुनेटली सबीन फेल टू परफॉर्म द एनालिसिस। अब सबीन ने उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। अंडरस्टैंड जी, बीना ने सबीन को ईमेल की और बीना ने सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जंग कॉर्पोरेशन की कि इससे ये इन्फॉर्मेशन लेके यू आर सपोज टू परफॉर्म द प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। उसको उसने पूछा नहीं, उसमें कोई रिस्पॉन्स, सबीन ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब इसमें क्या फीडबैक की क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। द फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई why the instruction was not followed, we can look at each element in the communication link। अब वो फीडबैक, अब उसने रिस्पॉन्स, सबीन ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, वो इट कुड बी एनी प्रॉब्लम, इट कुड बी एनी प्रॉब्लम। ठीक है, द फर्स्ट इज वाज द इंस्ट्रक्शन नॉट फॉलोड बिकॉज ओके बीना डिडंट एक्चुअली सेंड द ईमेल। उसको उसकी ईमेल गई नहीं क्योंकि उसने फीडबैक उसने पूछा ही नहीं, भाई आपको ईमेल भी रिसीव हुई है कि नहीं, क्योंकि उसको ना ईमेल रिसीव हुई, उसको कुछ रिसीव ही नहीं हुआ। शी डिडंट रिस्पॉन्ड, पता नहीं उसको ईमेल मिली भी है कि नहीं मिली। द फर्स्ट कुड बी अ प्रॉब्लम। सेकंड इज सबीन डिडंट रेड हर ईमेल मैसेज। उसको रिसीव तो होगी लेकिन कहीं वो मिस्टेकली डिलीट होगी या उसने वो उसको पढ़ा ही नहीं, उसके वो गो थ्रू नहीं किया। थर्ड इज द ईमेल फेल टू अराइव एट द सिस्टम वाज नॉट, ईमेल पहुंच ही नहीं सकी, वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। वाज द कंटेंट मैसेज अनक्लियर मिस, उसका जो कंटेंट था, उसके जो वर्ड्स थे वो क्लियर नहीं थे। Okay, did Sabine understand exactly what the Bina was asking her to do, even though the message was apparently clear? क्या सबीन उसको अंडरस्टैंड भी किया, हालांकि मैसेज क्लियर था, लेकिन क्या सबीन उसको अंडरस्टैंड कर पाई?
ओके उसके बाद अनदर प्रॉब्लम, डिड सबीन परहैप इग्नोर द मैसेज एज शी डिडंट सी द वैल्यू परफॉर्मिंग, क्योंकि उसने उसको रीजन का नहीं बताया। बीना ने उसको बताना चाहिए था कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्यों, क्योंकि आप जो मोटिवेटेड होते हो, आप जो इंस्पायर्ड होते हो, आप जो एक्शन परफॉर्म करते हो वजह की वजह से करते हो। उसने वजह की नहीं बताया कि इसको एनालिसिस क्यों करना है, तो वो उसमें फिर मोटिवेशन नहीं थी उसको परफॉर्म करने की। सो was the instruction the last bullet point, a bit of second bullet point, was the instruction ineffective because Bina neither requested, न बीना ने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की, nor receive feedback to confirm the instruction had firstly been understood and secondly action। ठीक है जी, उसको चाहिए था कि वो उससे फीडबैक लेती कि आपको ईमेल रिसीव हुई, अगर ईमेल रिसीव हुई तो आपको अंडरस्टैंड हुई तो आपने एक्शन क्यों नहीं परफॉर्म। उसने ना उसने ये कंफर्म किया कि आपको ईमेल रिसीव हुई, ना उसने ये कंफर्म किया आप अगर रिसीव हुई तो आपको अंडरस्टैंड हुई, ना ये कंफर्म किया कि आपने एक्शन क्यों नहीं परफॉर्म किया, तो उसने फिर काम कहाँ से करना था। ठीक है जी, सो आई एम डन विद द फीडबैक। सो टुडे आई कवर्ड चैलेंजेस, देखिए मल्टीपल चैलेंजेस आई हैव गोन थ्रू। ठीक है जी, पहला चैलेंज जो मैं नाइस का, डेट ऑलरेडी यू नो इट वेरी वेल, नाइस, फिजिकल नाइस, साइकोलॉजिकल नॉइस, फिजियोलॉजिकल नॉइस, सिमेंटिक नॉइस, ओके। लेकिन यहाँ पे यही बता रहे हैं हम कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो मोस्टली कम्युनिकेशन हो रही है बेटा वो टेली कम्युनिकेशन बेस हो रही है। तो कह रहा है कि आप टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करो, IT बेस्ड कंट्रोल्स को इम्प्रूव करो और फीडबैक लेते रहो, तो आपको नॉइस का, और उसको रिपीट करते रहो, रिपीट हमने पढ़ा था ना, रिपीट करते रहो तो आपको नॉइस का फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि डिस्टॉर्शन बेटा डिस्टॉर्शन भी हमने ऑलरेडी, इसमें जो मेन बेटा बात है डिस्टॉर्शन में, देखिए कि सेंडर भी मिस इंटरप्रेट कर सकता है, बड़े भी मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम हमेशा ये समझते हैं कि अगला बंदा मिस इंटरप्रेट करता है, अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि आप भी गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट हियर कि आप भी गलती कर सकते हैं, बड़े भी मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिस्टॉर्शन में कहना चाह रहा है कि सेंडर के एंड पे भी मिस्टेक हो सकती है और रिसीवर के एंड पे भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा रिडंडेंसी हमने पढ़ा कि मैसेज को बार बार रिपीट करना, उस वक्त तक रिपीट करो जब तक उस पर वो एक्शन परफॉर्म ना कर ले, या जब तक आपको अपना मकसद हासिल ना हो जाए। जब मकसद आपको हासिल हो गया, तो उसको मैसेज अंडरस्टैंड हो गया, तो फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। द एटीट्यूड ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये हमने पढ़ा था कि अब जो रिसिपिएंट है उसको सीरियस होना चाहिए, उसको अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि उसको किसी पर्सनल बायसेस में नहीं जाना चाहिए, कि उसको बार बार याद रखना चाहिए, उसको फॉरगेट नहीं करना चाहिए। तो हम डिफरेंट पढ़े। उसके बाद हमने फीडबैक पढ़ा, देखिए कि फीडबैक में एक फीडबैक होता है सिर्फ एक्नॉलेज करवाना कि यस रिसीवर ने मेरा मैसेज उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, मतलब उसने मैसेज को जस्ट रिसीव किया। सिर्फ मैसेज को रिसीव करना इज़ नॉट सफिशिएंट। मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना, वो भी फीडबैक लेना होता है। और भी जो थर्ड फीडबैक, जो मेन फीडबैक होता है कि आपने एक्शन कितना परफॉर्म किया, ये सबसे रियल फीडबैक होता है। अगर आपने तीनों काम ये किए हैं तो यू आर अ परफेक्ट कम्युनिकेटर। कि आपने पहले पूछा, आपको मैसेज रिसीव हुआ, रिसीव हो गया, अंडरस्टैंड हुआ, अंडरस्टैंड भी हो गया, अंडरस्टैंड के बाद आपने एक्शन कितना परफॉर्म किया। अगर आप एक्शन भी पूछते हैं तो सेंडर ने यहाँ पे परफेक्ट कम्युनिकेशन की। अब मेरी जो जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ आपसे पहले पूछूं आपने रिसीव किया, फिर रिसीव होने के बाद आपने अंडरस्टैंड किया। ये आप जो भी हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनेगा वहाँ पर आपने मुझे बताना है कि आपने मैसेज रिसीव किया, मैसेज रिसीव के बाद आपने अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इसको अप्लाई कितना किया या अप्लाई कितना कर रहे हैं, दैट इज द सक्सेस ऑफ द सेंडर। उसको देखना है कि उस मैसेज पे एक्शन कितना परफॉर्म किया जा रहा है, दैट इज अ क्रक्स ऑफ अ स्टोरी। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। विल सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर for the remaining common challenges. Okay, take care. Allah Hafiz.